25 जून 2025 गुजरात के बनासकांठा जिले के दांतिया गांव में रहने वाले सेंधाभाई पटेल के जीवन का यह दिन असहनीय शोक से भरा हुआ था, क्योंकि कुछ ही देर पहले वह अपनी 18 वर्षीय बेटी चंद्रिका की चिता को स्वयं अग्नि देकर लौटे थे। घर के बाहर पसरे सन्नाटे और भीतर उमड़ते विलाप के बीच जब पड़ोसी, रिश्तेदार और गांव के लोग शोक जताने पहुंचे और चंद्रिका की अचानक मौत की वजह पूछी तो सेंधाभाई ने भारी आवाज में कहा, हार्ट अटैक। देश में कम उम्र में दिल के दौरे से होने वाली मौतों की खबरें अब इतनी आम हो चुकी हैं कि किसी ने इस बयान पर संदेह करने की ज़रूरत तक महसूस नहीं की। मगर सच यह है कि किसी भी माता पिता के लिए सबसे क्रूर नियति वही होती है जब उनकी संतान उनसे पहले उनकी आंखों के सामने इस दुनिया से विदा हो जाए। और यहाँ तो चंद्रिका की उम्र अभी बस शुरुआत ही थी। इस असहनीय दुख को और गहरा कर रही थी एक कड़वी याद। महज 11 दिन पहले ही चंद्रिका ने अपने सपनों की दिशा में एक मजबूत कदम रखा था। पढ़ाई में तेज लक्ष्य के प्रति समर्पित चंद्रिका का 14 जून 2025 को नीट परीक्षा का परिणाम आया था, जिसमें उसने 478 अंक हासिल किए थे। यह उसके पिछले वर्ष के 380 अंकों से कहीं अधिक उम्मीदों से भरी छलांग थी। इस उपलब्धि ने उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक भर दी थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यह स्कोर उसे मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक ले जाएगा, जहां से डॉक्टर बनने का उसका सपना आकार लेता। लेकिन किसे पता था कि नियति का फैसला इतना निर्मम होगा कि मौत बिना दस्तक दिए उसके अरमानों और उसकी सांसों दोनों पर एक साथ विराम लगा देगी। ऊपर से सब कुछ एक साधारण त्रासदी जैसा दिख रहा था, एक आकस्मिक मृत्यु, बिखरे सपने और मातम में डूबा परिवार। पर कहानी ने भयावह मोड़ तब लिया जब चंद्रिका की मौत के ठीक 42 दिन बाद यानी 6 अगस्त 2025 को एक सरकारी दफ्तर में जमा किए गए एक दस्तावेज ने इस पूरे घटनाक्रम को उलट कर रख दिया। उस कागज ने उजागर किया कि जब सनक, अंधा जुनून और अधिकार जताने की विकृत सोच किसी मन में झर बनकर फैल जाती है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं, और कभी कभी वही सोच अपनों की खुशियों ही नहीं उनकी जिंदगी तक को निगल जाती है। स्वागत है इस कहानी में और आप देख रहे हैं चंद्रिका पटेल का दर्दनाक रहस्य। 21 फरवरी 2025 पालनपुर, गुजरात। पालनपुर के बस स्टैंड पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। भीड़ कम होने लगी थी, दुकानों की रोशनी तेज हो रही थी और सड़क पर गुजरती गाड़ियों की आवाज़ें अंधेरे के साथ मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही थीं। उसी बस स्टैंड के किनारे खड़ी थी चंद्रिका। वह अपने हॉस्टल वापस जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। चंद्रिका पालनपुर में नीट परीक्षा की तैयारी करने आई थी और यहीं एक हॉस्टल में रहती थी। पढ़ाई, टेस्ट सीरीज, नोट्स और सपनों से भरी उसकी दुनिया उस दिन बस की देरी के कारण ठहर सी गई थी। समय बीतता गया। एक बस आई, फिर दूसरी दिशा में चली गई, लेकिन जिस बस का उसे इंतजार था उसका कहीं नामो निशान नहीं था। आसमान का रंग नीले से बैंगनी और फिर काले में बदलने लगा। ढलती शाम अब अंधेरे में बदल चुकी थी। बस स्टैंड की हलचल भी सुस्त पड़ने लगी थी। बेचैनी बढ़ रही थी। फोन की बैटरी कम, रास्ता लंबा और आसपास अनजान चेहरे। हालात ऐसे थे कि चंद्रिका के पास एक ही विकल्प बचा, किसी से लिफ्ट मांगना। हल्की झिझक, थोड़ी घबराहट, लेकिन मजबूरी ने हिम्मत दे दी। चंद्रिका ने सड़क की ओर कदम बढ़ाए। गुजरती गाड़ियों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। कुछ लोग नजरअंदाज कर आगे निकल गए, कुछ ने रफ्तार बढ़ा दी। तभी अचानक एक बाइक उसकी तरफ आती दिखाई दी। बाइक पर सवार था 23 साल का हरेश चौधरी। उसने चंद्रिका को लिफ्ट मांगते देखा, पल भर सोचा और फिर ब्रेक दबाकर बाइक रोक दी। चंद्रिका के लिए यह एक अनिश्चित पल था। उसने अपनी स्थिति समझाई, बस नहीं आई, हॉस्टल दूर है और रात गहराती जा रही है। हरेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित हॉस्टल छोड़ देता हूँ। उसकी आवाज में भरोसा था, व्यवहार में सहजता। चंद्रिका ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया। उसे हरेश एक सभ्य और सुलझा हुआ लड़का लगा। हॉस्टल तक का रास्ता लंबा था, लेकिन बातचीत ने दूरी को हल्का कर दिया। पढ़ाई, सपने, शहर और जिंदगी, बातें सहजता से बहती रहीं। दोनों को यह मुलाकात अजीब तरह से जानी पहचानी सी लगने लगी, जैसे कोई पुराना रिश्ता अनायास सामने आ गया हो। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते झिझक दोस्ती में बदल चुकी थी। जाते जाते दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी साझा कर लिए। बस स्टैंड की वह साधारण सी मुलाकात दरअसल उनकी कहानी की शुरुआत थी। इसके बाद संदेशों का सिलसिला शुरू हुआ।
कभी छोटे मैसेज, कभी लंबी कॉल्स। धीरे धीरे बातचीत आदत बन गई। आदत ने लगाव को जन्म दिया और लगाव ने रिश्ते को एक नया नाम दे दिया, प्यार। 18 साल की चंद्रिका और 23 साल के हरेश के बीच पनपते इस रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब हरेश ने अपने अतीत के बारे में सच बताया। उसने कुछ छुपाया नहीं, साफ साफ कहा कि वह शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन वैवाहिक संबंध टूट चुके हैं। वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता और अब उस रिश्ते में कुछ भी शेष नहीं है। यह सुनना चंद्रिका के लिए आसान नहीं था, लेकिन हरेश की साफगोई ने उसके मन में विश्वास और गहरा कर दिया। उलझन की जगह समझ ने ले ली, संदेह की जगह भरोसे ने। चंद्रिका को लगा कि सच बोलने वाला इंसान धोखा नहीं देगा। यही विश्वास धीरे धीरे उसके प्रेम को और मजबूत करता गया। समय के साथ उनका रिश्ता और गहराता गया। दोनों ने साथ निभाने के वादे किए, भविष्य के सपने बुने और एक दूसरे की दुनिया का अहम हिस्सा बनते चले गए। उनकी मुलाकातें अब यादों में बदलने लगीं। कभी वे माउंट आबू की ठंडी हवाओं में साथ घूमे तो कभी मेहसाना की सड़कों पर बेफिक्र बातें करते नजर आए। हर मुलाकात, हर सफर, हर मुस्कान चंद्रिका के लिए खास थी। जिंदगी का यह दौर उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। दिन में वह पूरी मेहनत से नीट की तैयारी करती, किताबों, नोट्स और टेस्ट पेपर्स में डूबी रहती और जैसे ही शाम होती उसका समय हरेश के नाम हो जाता। पढ़ाई और प्यार के बीच संतुलन बनाते हुए चंद्रिका खुद को बेहद खुश महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसने जिंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय में कदम रख दिया है, जहां सपने भी थे और साथ भी। पर जब सब कुछ पटरी पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक उसी मोड़ पर 3 महीनों बाद चली एक ऐसी चाल ने चंद्रिका की जिंदगी की कहानी को अचानक अंधेरे, बेचैनी और उसके अस्तित्व के सबसे निर्णायक पलों में धकेल दिया। 3 महीने बीते और 5 जून 2025 को घबराया, टूटा और डरा हुआ चंद्रिका का परिवार गुजरात के थराद पुलिस स्टेशन पहुंचता है। आंखों में आंसू, आवाज में कांप, वे पुलिस को बताते हैं उनकी बेटी चंद्रिका गायब है। खुद को किसी तरह संभालते हुए चंद्रिका के पिता सेंधा भाई कहते हैं कि चंद्रिका 1 महीने पहले नीट की परीक्षा देने आई थी और तब से घर पर ही रह रही थी। 4 जून 2025 को वह घर के एक छोटे से काम के लिए बाहर निकली, मगर फिर कभी लौटकर नहीं आई। न फोन, न संदेश, न कोई निशान। चंद्रिका का मोबाइल बंद, दोस्तों को खबर नहीं, रिश्तेदार अनजान। परिवार ने आसपास की हर गली, हर बाजार, हर वह जगह छान मारी जहां चंद्रिका के होने की जरा सी भी संभावना थी, लेकिन नतीजा शून्य। बढ़ती चिंता और अपहरण की आशंका ने पुलिस को तुरंत हरकत में ला दिया। बिना देर किए मिसिंग केस दर्ज हुआ और चंद्रिका का फोन सर्विलांस पर डाल दिया गया। तलाश की दौड़ शुरू हो चुकी थी। पुलिस की तेजी रंग लाई। 2 दिन बाद 6 जून 2025 एक लोकेशन चमकी, चंद्रिका का फोन, अहमदाबाद। टीम तैयार, कदम तेज। मगर कहानी यहाँ थमने वाली नहीं थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही फोन की लोकेशन बदलने लगी, जैसे कोई छाया भाग रही हो। कुछ ही घंटों में सिग्नल राजस्थान के उदयपुर में उभरा और यह सिलसिला थमा नहीं। उदयपुर से उज्जैन, उज्जैन से ग्वालियर, ग्वालियर से जयपुर और आखिरकार 10 जून को राजस्थान के बालासार में जाकर फ़ोन की मूवमेंट एकदम शांत हो गई। अब पुलिस के लिए यह सिर्फ एक लोकेशन नहीं, एक निर्णायक सुराग था। 12 जून की रात ठीक 10 बजे ब्लैक स्कॉर्पियो की हेडलाइट्स बालासार रिसोर्ट के बाहर आकर थमी। 2 पुलिस टीमें, साथ में चंद्रिका का भाई हीरा भाई। रिसोर्ट के एक कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने जो दृश्य था उसने सब कुछ बदल दिया। कमरे में चंद्रिका थी और उसके साथ हरेश। बहन को एक अजनबी लड़के के साथ देखकर हीरा भाई का गुस्सा फट पड़ा। माहौल गर्मा गया। हालांकि कानून की नज़र में दोनों बालिग थे, लेकिन पुलिस ने स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लिया। दोनों के मोबाइल सीज हुए। चंद्रिका और हरेश को अलग अलग गाड़ियों में बैठाया गया। चंद्रिका को परिवार के साथ घर भेज दिया गया और हरेश को थराद पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लेकिन कहानी का अगला मोड़ और भी सख्त था। ड्राई स्टेट गुजरात, जहां बिना परमिट शराब रखना या पीना कानूनन अपराध है। पुलिस की जांच में हरेश का नाम एक पुराने प्रोहिबिटेड लिकर केस में सामने आया। रिकॉर्ड खंगाले गए और उसी पुराने केस के आधार पर हरेश को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अगले दिन 13 जून 2025 पुलिस के सामने चंद्रिका का बयान दर्ज हुआ।
एक शांत मगर भारी आवाज में उसने कहा, वह अपने परिवार के साथ रहना चाहती है, हरेश के साथ नहीं। बयान रिकॉर्ड हुआ, केस बंद कर दिया गया, फाइल पर औपचारिक मुहर लग गई। लेकिन जिस सन्नाटे के साथ वह फाइल बंद हुई थी, उसी खामोशी की तह में एक ऐसा तूफान पल रहा था जो आने वाले दिनों में कई जिंदगियों की दिशा, विश्वास और भविष्य को चूर चूर कर देने वाला था। 21 जून 2025। जेल से बेल पर बाहर निकलते ही हरेश ने एक पल भी झाया नहीं किया। सीधे अपने वकील के पास पहुंचा और उसी दिन हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन दायर कर दी। हेबियस कॉर्पस कानून का वो तेज हथियार जो किसी भी नागरिक की पर्सनल लिबर्टी को बिना कानूनी आधार छीने जाने से बचाता है। सरल शब्दों में कहें तो कोर्ट का सीधा आदेश, पुलिस या किसी भी अथॉरिटी से एक ही सवाल, अगर किसी को रोका है, कैद किया है, तो उसे कोर्ट में पेश करो और साबित करो कि सब कुछ कानून के दायरे में है, वरना तुरंत रिहाई। कोर्ट ने पिटीशन स्वीकार की। 27 जून की तारीख तय हुई। साफ निर्देश, पटेल परिवार को चंद्रिका के साथ अदालत में हाजिर होना होगा। उधर हरेश के दिल में उम्मीदें लौट आईं। दिन गिनने लगा, हर पल एक ही ख्वाब, बस एक बार चंद्रिका को देख लूं। लेकिन 27 जून की सुबह ने उसकी जिंदगी की सबसे बेरहम खबर छुपा रखी थी। कोर्टरूम में सन्नाटा था, सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। चंद्रिका का इंतजार। तभी पटेल परिवार का वकील आगे बढ़ा और अगले ही सेकंड हवा जैसे जम गई। चंद्रिका नहीं, उसका डेथ सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया गया। कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक। ये शब्द सुनते ही हरेश के भीतर सब कुछ ढह गया, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। दिमाग सुन्न, आवाज गुम, दुनिया खामोश। कोर्ट ने दस्तावेज की लीगल वैलिडिटी पर नजर डाली। औपचारिक प्रक्रिया पूरी हुई और केस डिस्पोज कर दिया गया। लेकिन हरेश के लिए कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उसका दिल इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। वो भटकता रहा, चंद्रिका के घर के आसपास, मोहल्ले में, लोगों के बीच, जवाब तलाशते हुए। हर जगह एक ही बात दोहराई गई, 25 जून, हार्ट अटैक, मौत। कागजों में सब साफ था, पर हरेश के भीतर सवालों का तूफान था। आखिरकार उसने पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया, एक गंभीर आरोप के साथ, ये मौत नहीं, मर्डर है। समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदले। ठीक 1 महीने बाद 31 जुलाई, एसपी अक्षय राज मकवाना ने केस की इन्वेस्टिगेशन के आदेश जारी किए। अगले ही दिन एएसपी सुमन ने जांच की कमान संभाली। मामला आसान नहीं था, न सीसीटीवी फुटेज, न फोन लोकेशन से कोई ठोस सुराग। हर रास्ता बंद, हर दिशा धुंधली। अब पुलिस के पास एक ही विकल्प था, सीधी पूछताछ। पटेल परिवार को बुलाया गया। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। चंद्रिका के चाचा शिवराम, कजिन नारन। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, बयानों की परतें खुलने लगीं और तभी पुलिस को कुछ अजीब लगा। कहानियां मेल नहीं खा रही थीं, शब्द बदल रहे थे, तथ्य फिसल रहे थे। कमरे का माहौल भारी हो चुका था। उसी पल पुलिस ने हरेश द्वारा दिया गया एक अहम सबूत मेज पर रखा। सबूत छोटा था, लेकिन असर विस्फोट जैसा। नजर पड़ते ही शिवराम और नारन के चेहरे का रंग उड़ गया। खामोशी टूट गई, सांसें तेज हो गईं और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शिवराम का धैर्य चकनाचूर हो गया। नारन की आवाज कांपने लगी। सच जो अब तक दफन था धीरे धीरे शब्दों में ढलने लगा। चंद्रिका की जिंदगी से जुड़ा वो स्याह राज, जहां परिवार की सनक, दबाव और कानून की परछाइयों के बीच छुपी थी, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। 4 मई 2025, नीट का दिन। चंद्रिका एग्जाम सेंटर पहुंची, पेपर दिया और बाहर निकलते ही उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब हॉस्टल वापस जाना है, फिर अगले सफर की तैयारी। लेकिन उसे क्या पता था कि घर पर उसके लिए कोई और ही कहानी लिखी जा चुकी थी। सिर्फ एक दिन बाद 5 मई, पटेल परिवार उसे कजिन की शादी में लेकर गया। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य, खुशियों का माहौल, रिश्तेदारों की भीड़, संगीत, हंसी, मगर इस चमक दमक के पीछे एक छुपा हुआ इरादा था। शादी महज बहाना थी, असली मकसद था चंद्रिका को कजिन की पत्नी के भाई को दिखाना, ताकि वहीं से उसकी शादी की बात आगे बढ़ाई जा सके। जब चंद्रिका को इस सच्चाई का एहसास हुआ तो जैसे भीतर कुछ टूट गया। चेहरे पर मुस्कान थी पर दिल में सन्नाटा,
क्योंकि उसके अपने सपने थे डॉक्टर बनने के और हरीश के साथ जिंदगी बिताने के। शायद भागदौड़ और पढ़ाई के बीच वह ये भूल बैठी थी कि उसका परिवार अब भी पुराने ख्यालों की मजबूत दीवारों में कैद था। पूर्व सरपंच रहे सेंधा भाई पटेल, घर के मुखिया, सख्त स्वभाव, पुरानी सोच से गहराई तक प्रभावित, उन्होंने बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। उनकी नज़र में पढ़ाई ठीक थी, सपने ठीक थे, पर शादी वो उनके फैसले से ही होनी थी। उनकी इच्छा साफ थी, बेटी उसी लड़के से शादी करेगी जिसे वे चुनेंगे। समय बीतता गया, पर शादी की चर्चा के बाद चंद्रिका के बदलते हाव भाव, उसकी चुप्पी, उसके अनकहे विरोध ने घर वालों के मन में एक नया शक जगा दिया। क्या उसकी जिंदगी में कोई और है? एक लड़का, कोई रिश्ता, कोई राज? आमतौर पर बेटियां अपने पिता के सबसे करीब मानी जाती हैं, मगर सेंधा भाई के लिए यह भावनात्मक सवाल नहीं था, बल्कि मान सम्मान और परंपराओं का मुद्दा बन चुका था। उन्हें चंद्रिका का किसी से प्यार करना भरोसे पर चोट जैसा लगने लगा, जैसे उनकी इज्जत दांव पर हो, जैसे विश्वास बिखर गया हो। धीरे धीरे चिंता ने सख्ती का रूप ले लिया और सख्ती ने बंदिशों का। कभी चंद्रिका का फोन कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता, कभी घर से बाहर जाने पर रोक लग जाती। हर बातचीत में एक ही दबाव, शादी हमारी मर्जी से ही होगी। चंद्रिका घुटने लगी, सपनों और हकीकत के फंसती फंसती चली गई। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाई, घर वालों के सामने साफ शब्दों में कह दिया वह अपनी पसंद से, अपनी शर्तों पर शादी करना चाहती है। बस यहीं से माहौल बदल गया। घर की बात अब समाज तक पहुंच चुकी थी और समाज के साथ आए रिश्तेदार सलाहकार बनकर, न्यायाधीश बनकर, आग में घी डालने वाले बनकर। चाचा शिवराम सबसे आगे थे, तानों की बरसात करते हुए बोले, आजकल कॉलेज जाने वाली लड़कियां यही करती हैं, पहले बॉयफ्रेंड, फिर घर से भागकर शादी। हर शब्द तीर की तरह लगा, हर वाक्य ने सेंधा भाई के गुस्से को और भड़का दिया। अब यह सिर्फ असहमति नहीं रही थी, यह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी थी। नतीजा, चंद्रिका की पढ़ाई पर पूर्ण विराम, कोचिंग बंद, कॉलेज बंद, हॉस्टल वापसी रद्द। जिस लड़की को एग्जाम के बाद अपने सपनों की ओर लौटना था, उसे घर की चार दीवारी में रोक दिया गया। उसकी दुनिया सिमटती चली गई। सपने जो कभी चमकते थे, अब आंखों के सामने बिखरते नजर आने लगे। बेबस, टूटी हुई, उलझी हुई। इन्हीं दिनों भारी मन से चंद्रिका ने हरीश को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। एक एक बात लिखी, अपना डर, अपनी पीड़ा, अपनी मजबूरी, और अंत में बस एक ही जिद, वह सिर्फ उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी देखती थी। करीब 15 से 20 दिन गुजरते ही हरीश और चंद्रिका ने आखिरकार वो फैसला ले लिया जिसका डर दोनों को भी था और इंतजार भी, साथ भागने का प्लान। 4 जून 2025 एक खामोश सुबह, चंद्रिका सबकी नजरों को चकमा देती हुई चुपचाप हरीश के साथ अहमदाबाद के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर दोनों ने अहमदाबाद के मिर्जापुर कोर्ट में लिव इन एग्रीमेंट फाइल किया, जैसे अपने रिश्ते को किसी कागज पर नहीं, हिम्मत पर दर्ज कर रहे हों। औपचारिकताएं पूरी होते ही वे शहरों की एक लंबी यात्रा पर बहते चले गए। उदयपुर की झीलें, उज्जैन की गलियां, ग्वालियर की हवाएं, जयपुर के रंग, और आखिर में राजस्थान के बालासोर स्थित एक शांत रिजॉर्ट में ठहर गए। यहीं उन्होंने सोचा, अब भागना नहीं, ठहरना है। यहीं सेटल होकर परिवार से बात कर सब सुलझाने की कोशिश करेंगे। उधर चंद्रिका के घर में हलचल मची हुई थी। परिवार ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी, जबकि सच्चाई यह थी कि चंद्रिका अपनी मर्जी से हरीश के साथ थी। लेकिन कहानी ने मोड़ लिया जैसे ही लोकेशन का सुराग मिला। पुलिस चंद्रिका के माता पिता के साथ सीधे उस रिजॉर्ट पहुंची। वहां जो हुआ उसने हालात को और उलझा दिया। बिना वारंट, बिना कानूनी अनुमति दोनों के फोन जब्त कर लिए गए। हरीश और चंद्रिका को अलग किया गया और सिन्हा भाई के प्रभाव व दबाव के बीच चंद्रिका को जबरदस्ती उसके घर वापस भेज दिया गया। सफर के दौरान गाड़ी में उसकी आवाज बार बार गूंजती रही, मुझे घर नहीं जाना, मुझे हरीश के साथ रहना है। पर बालिग होने के बावजूद उसकी एक न सुनी गई। पुलिस ने उसे उसी चौखट पर छोड़ दिया जिसे वह अपनी इच्छा से पीछे छोड़ आई थी। इसके बाद घटनाएं और तेज हो गईं।
सिन्हा भाई पटेल के दबाव में पुलिस ने हरीश के अतीत को खंगालना शुरू किया। जब कुछ गंभीर हाथ नहीं लगा तो एक पुराने प्रोहिबिटेड लिकर केस की धूल झाड़कर उसे फिर से जिंदा किया गया और उसी आधार पर हरीश को जेल भेज दिया गया। पुलिस के लिए केस बंद करना जरूरी था और इसी सिलसिले में 13 जून 2025 को चंद्रिका को बयान दर्ज कराने के लिए स्टेशन बुलाया गया, पर वहां भी चंद्रिका अपने शब्दों से टस से मस नहीं हुई। मैं हरीश के साथ ही रहना चाहती हूँ, मगर मदद की जगह दबाव ने ले ली। आरोप है कि पुलिस सिन्हा भाई पटेल के साथ खड़ी नजर आई। चंद्रिका पर मानसिक दबाव डाला गया, डर दिखाया गया। अगर बयान नहीं बदला तो हरीश इसकी कीमत चुकाएगा। फर्जी केस लगेंगे, जिंदगी भर जेल। दिन भर की धमकियों, डर और हरीश की सलामती की चिंता के बीच आखिरकार चंद्रिका टूट गई। अपने दिल के खिलाफ हरीश को बचाने की उम्मीद में उसने बयान दे दिया कि वह परिवार के साथ रहना चाहती है। अगले ही दिन 14 जून 2025 नीट का रिजल्ट आया। चंद्रिका ने अच्छा स्कोर किया था। उसके सपनों को जैसे पंख मिल सकते थे। उसे भरोसा था कि कोई न कोई मेडिकल कॉलेज उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जहां यह उपलब्धि गर्व का कारण बननी चाहिए थी, वहीं इसे घर में एक अलग नजर से देखा गया। आजादी की ओर खुलता दरवाजा और उसी के साथ इज्जत खोने का भय। समय फिर करवट लेता है। 21 जून बेल पर जेल से बाहर आते ही हरीश ने सबसे पहले अपना फोन वापस लिया, पर फोन ऑन करते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डिवाइस पूरी तरह रीसेट था। सवाल कई थे, बिना कोर्ट ऑर्डर फोन जब्त क्यों हुआ? अगर एविडेंस था तो डेटा से छेड़छाड़ कैसे? आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी फोन को निजी दायरा मानता है। ऐसे में डेटा मिटाना न सिर्फ संदिग्ध बल्कि गैर कानूनी भी माना जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत में नियम जैसे किसी और के लिखे लग रहे थे। घबराहट और बेचैनी के बीच हरीश ने तुरंत इंस्टाग्राम खोला, शायद चंद्रिका तक पहुंचने का आखिरी रास्ता। लॉग इन करते ही उसकी नज़र 17 जून 2025 के मैसेजेस पर अटक गई। हर शब्द जैसे दिल चीर रहा था। चंद्रिका ने लिखा था कि घर वाले उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए दबाव बना रहे हैं, कि वह सिर्फ हरीश से ही शादी करना चाहती है, कि उसे यहाँ से ले जाया जाए। और सबसे डरावनी पंक्ति, अगर मैंने उनकी मर्जी नहीं मानी तो वे मुझे मार डालेंगे। यही वो क्षण था जहां कहानी ने अंधेरे की ओर कदम बढ़ाया। जब ये संदेश चंद्रिका के चाचा शिवराम और कजिन नारन तक पहुंचे तो 24 जून की रात के सन्नाटे में छिपे एक भयावह रहस्य की परतें हिलने लगीं। पर तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। 24 जून 2025 वही दिन जब पुलिस सेंधा भाई पटेल के दरवाजे पर पहुंची, हाथ में हेबियस कॉर्पस पिटिशन की नोटिस। आदेश साफ था, 3 दिन बाद 27 जून को चंद्रिका को कोर्ट में पेश करना होगा। नोटिस पढ़ते ही सेंधा भाई के भीतर बेचैनी दौड़ गई। डर ने जकड़ लिया। उसे लगा अगर चंद्रिका अदालत में उसके खिलाफ खड़ी हो गई तो वह एक ऐसी सीमा पार कर देगी जिसे वह किसी कीमत पर सहन नहीं कर पाएगा। अपनी टूटती हुई ईगो, बिखरती झूठी इज्जत और डगमगाती शान के बोझ तले दबकर उसने शिवराम के साथ मिलकर एक खौफनाक फैसला कर डाला। आज रात चंद्रिका को आखिरी बार समझाया जाएगा और अगर वह नहीं मानी तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। इस साजिश में शिवराम ने अपने बेटे नारन को भी शामिल कर लिया। रात ढली। घर के भीतर तनाव तैर रहा था। तीनों ने मिलकर चंद्रिका को मनाने, डराने, झुकाने की हर संभव कोशिश की। शब्द बदले, लहजे बदले, लेकिन चंद्रिका का निर्णय नहीं बदला। उसने झुकने से साफ इनकार कर दिया। और तभी प्लान ने एक खतरनाक मोड़ लिया। चुपके से सेडेटिव्स दूध में घोल दिए गए। अनजाने में चंद्रिका ने वही दूध पी लिया। दवा असर दिखाने लगी। भारी पलकों के साथ वह अपने कमरे में चली गई और सो गई। घर में सन्नाटा गहराता गया। जब बाकी सदस्य नींद में डूब चुके थे तब करीब 1:30 बजे सेंधा भाई और शिवराम दबे पांव चंद्रिका के कमरे में दाखिल हुए। कमरा शांत था। चंद्रिका गहरी नींद में थी, पूरी तरह असहाय। उसी पल सेंधा भाई ने अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया। एक बाप के हाथों एक बेटी की सांसें थम गईं। सब कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया।
लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। सबूत मिटाने की हड़बड़ी शुरू हुई। सेंधा भाई, शिवराम और नारन ने मिलकर चंद्रिका की बॉडी को घसीटकर स्टोर रूम तक पहुंचाया। गले में दुपट्टा बांधा गया और उसे पंखे से लटका दिया गया ताकि यह मौत एक आत्महत्या लगे। साजिश को परत दर परत ढकने के लिए तीनों अपने अपने कमरों में लौटे और सोने का नाटक करने लगे। सुबह करीब 4 बजे तय स्क्रिप्ट के अनुसार स्टोर रूम से चीखें गूंज उठीं। शोर मचाया गया, घर के बाकी लोगों को जगाया गया और सबके सामने वह ड्रामा खेला गया। चंद्रिका को वहां मृत पाया गया है। इसके बाद इज्जत का तर्क आगे आया। निर्णय लिया गया कि सच्चाई कभी बाहर नहीं जानी चाहिए। सबने एक सुर में कहानी गढ़ दी। मौत का कारण हार्ट अटैक था। पोस्टमार्टम से बचना था, राज छुपाना था। इसी जल्दबाजी में न पालनपुर में पढ़ रहे उसके छोटे भाई को सूचना दी गई, न रिश्तेदारों को खबर हुई। सुबह 6 बजे बजते बजते अंतिम संस्कार कर दिया गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सवाल उठाने का मौका ही न मिले। अपने अपराध को और मजबूती से छुपाने के लिए सेंधा भाई ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया जिसमें कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक लिखवा दिया गया। जब पुलिस के सामने ये चौंकाने वाले कन्फेशन सामने आए तो शिवराम और नारन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सेंधा भाई पकड़े जाने के डर से वह पहले ही फरार हो चुका था। चंद्रिका की मौत की इस कहानी में केवल परिवार ही नहीं, पुलिस की भूमिका भी गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस सिस्टम से चंद्रिका ने सुरक्षा और न्याय की उम्मीद की, उसी ने उसे असुरक्षा के हवाले कर दिया। उसके पास लीव इन एग्रीमेंट जैसा वैध दस्तावेज था जो साफ दर्शाता था कि दोनों अपनी सहमति से साथ रह रहे थे। फिर भी उस कागज को महत्वहीन मानकर उसके अधिकारों को नजरअंदाज कर दिया गया। पुलिस का दायित्व था सुरक्षा देना, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे उसी माहौल में वापस भेज दिया गया जहां खतरा मंडरा रहा था। और परिणाम, एक लड़की, उसके सपने, उसकी पूरी जिंदगी खत्म। वजह सामाजिक दबाव, पारिवारिक प्रतिष्ठा और पितृसत्तात्मक सोच का जहरीला संगम। अक्सर माता पिता यह मान बैठते हैं कि सख्त बंदिशें ही सही परवरिश का प्रतीक हैं, कि बच्चों को अपनी इच्छा के सांचे में ढाल देना ही सम्मान का रास्ता है। पर सच्चाई इससे अलग है। असली इज्जत बच्चों की इच्छाओं, उनके अधिकारों और उनकी खुशियों का सम्मान करने में है, न कि उन्हें कुचल देने में। सबसे बड़ा बोझ अक्सर बेटियों पर डाला जाता है, फैसलों का, परंपराओं का, समाज के डर का। और यही सोच कई बार ऑनर किलिंग जैसे जघन्य अपराधों को जन्म देती है। आपके प्यार और लगातार मिल रहे सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी सच्ची कहानियां आप तक लाते रहें।